हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके क्लास 9 और 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा और आसान भाषा में आपको समझाकर सारे डाउट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को माध्यम से आपको समझाया जाएगा। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट 2024 को लेकर तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट बुक सिर्फ आपको ₹251 में, जिसमें आपको टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका 10 प्रैक्टिस सेट जो आपके 100 नंबर को और ज़्यादा मजबूत करेगा बिहार स्टेट क्वालिफाई करने में। अगर आप सीरियस हो तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और आप देख सकते हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। बात की जाए सिर्फ आपको 2023 का प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा, बल्कि आपके 2020 से जो आपके बिहार स्टेट पेपर हो रहे हैं सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे सिर्फ ₹251 में। अलग से आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको दूंगा जिसका तैयारी करके आप ना बिहार स्टेट 2024 को आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और आज का जो पेपर रहेगा 18/9/2023 का आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आप चाहते हो डेली आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे कराया जाए। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास शेयर कर दो, जितने आपके पास दोस्त हैं ग्रुप्स हैं, कि आपको डेली एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज क्राउल को किसने बनाया था? पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने, डचों ने या ऑप्शन डी जापानियों ने। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और आप देख सकते हो जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो आसान भाषा में आपको समझा कर दिया जाएगा कि पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाली जहाज क्राउल का निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये आपका बिहार स्टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। सोशल साइंस में हर बार ये सवाल पूछा ही जाता है, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और आप यहाँ डिटेल में जब आप पढ़ते हो तो आप यहाँ देखते हो कि भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ था। सबसे पहले आपके डच आए थे, उसके बाद आपके अंग्रेज आए थे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इंग्लैंड की महारानी एलिजबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र द्वारा जारी करके 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने पर एक अधिकार प्रदान कर लिया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1600 टिक आउट करोगे तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट में आपको कितनी आसान भाषा में आपको समझा कर प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 251 में, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस सेट अलग से दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने करी थी? कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलेन या ऑप्शन डी ब्राथोलोमियो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने करी थी? पहला ऑप्शन है वाशिंगटन, लफायते, थॉमस पेन या ऑप्शन डी जैफसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने करी थी, जो आपके इंग्लैंड के राजनीतिक कार्यकर्ता और दार्शनिक और राजनीति साहित्यकार माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? पहला ऑप्शन है जॉर्ज तृतीय का पतन, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मिलान या ऑप्शन डी गंधात्मक व्यवस्था की पहला प्रयोग। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमें सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो डिटेल में आपको नहीं पढ़ाते जाऊंगा, डिफरेंट आपको डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि डिफाइन करूंगा तो क्वेश्चन कम ही कर पाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो डिफाइन डिफिनेशन पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप पढ़कर बिहार स्टेट क्लियर तो आप आँख बंद करके कर सकते हो, लेकिन बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो साथ में बिहार स्टेट के साथ, तो आपको डिफिनेशन पढ़ना होगा।
अगर बिहार स्टेट सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप बस एमसीक्यू रट्टा मारो और बिहार स्टेट क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो सिर्फ तुक्का मारने से बीपीएससी क्वालिफाई नहीं होगा मेरे भाई। बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको जो आपका नॉलेज है आपको उसको बूस्ट करना होगा, आपका कॉन्फिडेंट को बिल्ड करना होगा। कॉन्फिडेंट बिल्ड कब होगा? जब आप डिटेल में पढ़ोगे, जब अपने डीप नॉलेज को गेन करोगे, उसे बढ़ाओगे, तभी आप बीपीएससी क्वालिफाई करके बिहार में टीचर बन सकते हो। क्योंकि हर साल आपका कट ऑफ काफ़ी हाई होते जा रहा है, तो आपको बीपीएससी क्लियर करने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा। और डिटेल में पढ़ने के लिए जब तक आप पूरे अच्छे से हर पॉइंट को आप रीड नहीं करोगे, तो आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। बिहार स्टेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ रट्टा मारो कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो आपको पता होगा 1688 में। बस याद करो और आगे बढ़ो और बिहार स्टेट क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा। क्वेश्चन 7 है, जनजातियों को सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जनजातियाँ सबसे ज़्यादा आपकी दुनिया में कहाँ पर हैं? पहला ऑप्शन है अफ्रीका, भारत, नेपाल या ऑप्शन डी चीन। तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ आपके अफ्रीका में देखने को मिलता है। जैसे बहुत कुछ फेमस प्रजातियाँ हैं, जैसे कंजर, डोगोन, उरुबा, मवेगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, पहला संस्थाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, सिद्ध, कानू, तिलक मांझी या ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो पहला संताली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वो था आपका तिलक मांझी। तिलक मांझी का जन्म कब हुआ था? तो 1750 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? काफी फेमस क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1771, 1772, 1871 या ऑप्शन डी 1872। तो चुआर विद्रोह आपके 1771 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आपके धलभूम के राजा हुआ करते थे जगन्नाथ धल, उनके नेतृत्व में चुआरों ने बगादुर और नरसिंह साथ मिलकर आपके चुआर विद्रोह की शुरुआत करी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख मानी जाती है? मंगल पांडे, ऑप्शन बी है यात्रा भगत, शिबू सोरेन या ऑप्शन डी गुंडाधुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में, 1832-33 या ऑप्शन सी 1834-35 या ऑप्शन डी 1836। तो कोल विद्रोह आपके ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 1831-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व आपके बुद्ध भगत ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कोल विद्रोह में शामिल कौन था? तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। देखो, अगर आप इसका पूरा अच्छे से डेफिनेशन पढ़ते, अच्छे से आप समझते, जो यहाँ पर लिखा भी है, बुद्ध भगत ने आपका कोल विद्रोह का शुरुआत की थी। और देखो अगला क्वेश्चन फिर से आपसे पूछ भी दिया कि कोल विद्रोह में कौन शामिल था। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो आपका अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हो तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, बुद्ध भगत। क्योंकि क्वेश्चन एक दूसरे से आपके रिलेटेड होते हैं और एग्जाम में सवाल ऐसे ही बनते भी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश को धान में रूप में भी जाना जाता है? गेहूं के रूप में, ज्वार के रूप में, चावल के रूप में या ऑप्शन डी बाजरा के रूप में। तो आपको पता होगा चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है अगर आप गांव से हो। और ठेठ अगर आप प्योर टाउन को हो तो भी आप इसका आंसर दे नहीं पाओगे। बाकी बच्चे को पता होगा कि चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक माना जाता है? चीन, पाकिस्तान, मलेशिया या ऑप्शन डी मिस्र। तो सबसे पहले स्थान पे आपका चीन है, दूसरे पे आपका भारत है, तीसरे पे आपका बांग्लादेश है। इसे तीनों को नाम आप याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में सवाल रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? पहला ऑप्शन है 21, 12, 2 या ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस भारत में कुल फसल उत्पादन का 22.34% क्षेत्र तिलहन के अंतर्गत आता है।
भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में किया जाता है। लेकिन 22.34% आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए अंततः कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर 22.34% होगा। आप इसे अलग से नोट डाउन कर लेना कि भारत में टोटल फसल उत्पादन क्षेत्र का 22.34% तिलहन से आच्छादित माना जाता है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? चावल, गेहूँ, चना या ऑप्शन डी मटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चावल खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ की फसलों अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कृषि का एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वृक्षारोपण कृषि। निम्नलिखित में कौन सी फाइबर फसल है? रबर, जूट, टमाटर या ऑप्शन डी कॉफी। तो जूट फाइबर फसल है। जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आपके पास चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि नेशंस की कमजोरियों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए पढ़ते हैं सब स्टेटमेंट को और उसके बाद डिसाइड करते हैं कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की लीग में अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के हारने वाले पद से बहुत कम राष्ट्र शामिल हुए थे, इसमें वैधता का अभाव था। बिल्कुल गलत है। लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उस सैनिकों के लिए सदस्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, लीग के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए केवल एक तिहाई अनुमोदन की आवश्यकता थी। तो बिल्कुल ये भी आपका गलत है और पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि आपको सही बताना था। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था? 1975, 1999, 2001 या ऑप्शन डी 2006। तो आपको पता होना चाहिए यूएनओ को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप चाहते हो डेली आपके सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्वेश्चन कराए जाएँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें फ़ायदा गाना ही शायद ये। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 5, 6, 7 या ऑप्शन डी 4। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की टोटल आपके 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र हैं? 54, 48, 42 या ऑप्शन डी 60। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्र संघ में चार्टर सदस्यों की संख्या 42 थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिसे आप पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से भी जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोलस दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया, आपको ये बताना है। डिड नॉटिंग, पोलैंड को पुरस्कार दिया, क्षेत्र को विभाजित किया या ऑप्शन डी जर्मनी को सम्मानित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्षेत्र को विभाजित कर कर इस मुद्दे का समाधान निकाला गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम का दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? आपने हिस्ट्री में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे कि रॉलेट कानून आपके 1919 में पारित किया गया था, जो आपके भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठित की गई थी।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1919। इसे रट्टा मार के याद कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहता है। और क्वेश्चन 25 कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? काफी हलवा सा क्वेश्चन है। बच्चे बच्चे को पता होगा कि इसका राइट आंसर हंटर समिति थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरकार ने हंटर समिति की एक टीम गठित की थी, जिसे आप हंटर समिति के नाम से जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। और कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि हंटर समिति की अध्यक्षता 1919 में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पहला ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय की कमेटी में, या 31 नवंबर 1920 एन.एम.एस. जोशी की कमेटी के, या ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1920 बाला गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1920 महात्मा गांधी। तो आपको पता होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? राजसत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, या ऑप्शन डी वितरण प्रणाली में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? 1748 में, 1848 में, 1850 में, या ऑप्शन डी 1856 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन अप्रैल 1848 में प्रकाशित हुआ था, जिसके मालिक भाग्य का वर्णन करते थे और अपने नक्शे कदम पर चलने वाले बेटे की कमी से निराश हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पटना का पुराना नाम क्या था? अगर आप पटना से बिलोंग करते हो, नहीं भी बिलोंग करते हो, तो भी आपको इसका आंसर बताना होगा। आंसर बिना बताए आप उठ नहीं सकते हो। तो आंसर बताइए, पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, या ऑप्शन डी अजीमाबाद, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो पटना का पुराना नाम आपका पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद तीनों था, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? उन 1863 मुंबई में, 1863 कोलकाता में, या ऑप्शन सी 1868 दिल्ली, या ऑप्शन डी 1868 पटना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में पहली बार 1863 में कोलकाता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका विश्व का शहर बन चुका था कोलकाता, जहाँ पे सबसे ज़्यादा धुआं निरोधक हुआ करता था। क्वेश्चन 31, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? पहला ऑप्शन है रूस, फ्रांस, अमेरिका, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, अमेरिका है। जहाँ पर कुछ भी होता है सबसे पहले अमेरिका पहुँचता है। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में, काठमांडू में, नई दिल्ली में, या ऑप्शन डी इस्लामाबाद। तो बहुत लोग नेपाल का नाम सुनकर सोचने लगते हैं कि काठमांडू में, नेपाल में भी कोई संस्था होता भी है क्या? कोई इतनी बड़ी इंटरनेशनल चीज़ का मुख्यालय काठमांडू हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसको लेकर बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन होता है, लेकिन याद रखिएगा, सार्क का जो मुख्यालय आपके काठमांडू में हुआ था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिसमें आपके 8 देश इसमें सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? पहला ऑप्शन है
चीन, जापान, कोरिया, यूनान, चीन, जापान, कोरिया, यूनान, जर्मनी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चीन, जापान, कोरिया सबसे पहले आपकी मुद्रण की तकनीक सबसे पहले इसी जगह पे आई थी। भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? याद रखिएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो आपके भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 शेयर अपने भारत हिस्सा लेता है और विश्व का सबसे सातवां बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 32.8। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है। और याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित भी करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। धुआंधर जलप्रपात किस नदी के पास देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, तापी, महानदी या ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नर्मदा। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, तापी, सोन या ऑप्शन डी जोइला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तापी नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और ये 724 किलोमीटर लंबी भी है, इसे भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है भारत, अरब, यूनान या ऑप्शन डी चीन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और याद रखिएगा पहली बार मुझे भी पता चला है कि मानसून शब्द जो है आपके अरब देश से नाविकों द्वारा इसको सबसे पहले प्रयोग किया गया था। भारत आने वाले अरब नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आप बिहार को क्वेश्चन देखकर बिहार टिक आउट मत कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते रहते हैं वहाँ के सबसे महत्वपूर्ण वन शक्ति में से गिना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा ब्रिज पर्वतीय वन में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है चेस्टनट, अर्जुन, चंदन या ऑप्शन डी शीशम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चेस्टनट जो है आपके ब्रिज पर्वतीय वन में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण ग्राम में जो जम्मू कश्मीर में है उसे किस नाम से जाना जाता है? वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी उद्यान या ऑप्शन डी आरक्षित वन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डच्ची-ग्राम जो जम्मू जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है और दच्ची-ग्राम को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस पार्क में हगुल और या कश्मीर हिरन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या ऑप्शन डी केरल। तो इसमें आपका बिहार सबसे आगे आएगा क्योंकि इस काम में सबसे ज़्यादा बिहार आगे हो रहता है। तो याद रखिएगा वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य में है। उसके बाद आपका नंबर पश्चिम बंगाल के आता है, लेकिन टॉप पे अपना बिहार है, इस पर नाच करना चाहिए। शायद ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में मनाया जाता है? 1911, 1921, 1931 या ऑप्शन डी 1951। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका
बी हो जाएगा जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में 1921 को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। जमुना के नाम से जाना जाता है, सबको पता होगा। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? 20%, 50%, 70% या ऑप्शन डी 90%? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भूटान का क्षेत्रफल का लगभग 70% आपका वनाच्छादित है। भूटान लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड के उपनाम से प्रसिद्ध भी है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। भूटान भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। टेम्पू नहीं, थिम्पू। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है आपको 8,848 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो आपके नेपाल में देखने को मिलता है। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर सबसे ज़्यादा आधारित है? उद्योग पर, कृषि पर या ऑप्शन डी पर्यटन पर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो भूटान का अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा आपके टूरिस्ट पे डिपेंड करता है, पर्यटन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा घूमने वाला जगह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो उसके लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? काफ़ी ईज़ी सवाल है, अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर आप ढूँढ पाओगे। तो दिमाग आप आराम से लगाना और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पृथ्वी पर की नदी, पहाड़, समुद्र को रिप्रेजेंट करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, परंपरागत मानचित्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे मानचित्र जिसमें आपके नदी, पहाड़, समुद्र को रिप्रेजेंट करे, उसे भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि विकास के स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? सामूहिक, विकसित स्टॉक या रिजर्व या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कितना क्वेश्चन और दो क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जामा के लिए समृद्ध है? कोयला, सोना, सिलिकॉन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा कोयला आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सूद बोए गए क्षेत्रों का पर्यटन एक राज्य के दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान या ऑप्शन डी पंजाब? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, पंजाब। और आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल कैसा है। क्वेश्चन आपका इजी नहीं है, जिनको इजी लग रहा है वो बीपीएससी क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है आपका मोटेट टू हाई है। ठीक है, बिना आपको तैयारी किए आप बिहार स्टेट क्वालिफाई तो चलो ठीक है कर भी लोगे। अगर क्वेश्चन रट्टा मारते हो तो क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आज के वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। और आप पर डिपेंड करता है कि आप आगे का प्रैक्टिस सेट चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, 100 प्रैक्टिस सेट प्लस आपको हर सारे स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में आपको 10 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट दूंगा, खुद से दूंगा 10 अलग प्रैक्टिस सेट, जिससे आप बनाकर बिहार स्टेट को 100% क्वालिफाई तो करोगे ही, साथ में बीपीएससी का भी तैयारी आप कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। अगर आपको आर्ट ऑफ टीचिंग का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको उसका भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और टेलीग्राम का ग्रुप मैंने लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जितने सारे कंटेंट या फिर न्यूज़ अपडेट आते रहते हैं, सब कुछ मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसमें आपका फ़ायदा है। मेरा शायद घाटा नहीं है, आपका फ़ायदा है। और इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।